हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिता एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का कंटेंट आपको बताना चाहूँगी कि आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें इंट्रोडक्शन दूंगी, देन इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, जिसके हम 3 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, सेकेंड पार्ट होगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड थर्ड पार्ट इज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। देन अब हम करेंगे इसमें एनिमल हस्बेंड्री। उसमें हमारे 3 पार्ट्स फिर से आएंगे, जिसमें हम कैटल, पोल्ट्री, फिश, बी पार्ट करेंगे। देन हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हमारे पास पार्ट्स आएंगे कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग एंड बी फार्मिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। वी ऑल नो डैट फूड इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जो खाना है वो सर्वाइवल, रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू मीट द डिमांड ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिमांड बढ़ रही है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो फूड प्रोडक्शन भी जो है हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है। दिस इंक्लूड, इसकी वजह से क्या होगा, हमें क्या चाहिए, क्रॉप इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री चाहिए और फूड स्टोरेज भी चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि हम क्रॉप यील्ड्स, यानी जहाँ हम खेती कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उसके इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं। टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड, उसको सुधारने के लिए हम कुछ प्रैक्टिसेस, 3 मेजर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 3 कौन कौन से प्रैक्टिस करेंगे, क्रॉप वैरायटी, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट से। इसमें इंक्लूड होता है डेवलपिंग, कि हम अच्छी फसल को कैसे उगा सकते हैं अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके। ब्रीडिंग मेथड्स मतलब किसी एक को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हायर यील्ड, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, रेजिस्टेंस टू पेस्ट या डिसीजेस, टॉलरेंस टू ड्रॉट, सैलिनिटी एंड हीट, शॉर्टर ड्यूरेशन क्रॉप्स। अब इसमें आपको कुछ फैक्टर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो नेचुरली हमें मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो हमें मैन मेड तरीके से करने होंगे। तो उसके लिए हमारे पास एनसीईआरटी में 2 टर्म्स और आई हैं, बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर्स। आप जब बुक रीडिंग करेंगे तो आपको उन 2 टर्म्स का पता चल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब मेथड्स यूज्ड, अब मेथड्स क्या क्या यूज़ किए जाएंगे कि हम अपनी फसलों को अच्छा कर सकें। क्रॉसिंग 2 डिफरेंट प्लांट वेराइटीज़ टू गेट डिज़ायर्ड ट्रेड्स, हम 2 डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करवा देंगे, मिक्स करवाएंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हम उसका जीन मॉडिफिकेशन करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। देन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बी पार्ट आता है हमारा, जिसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस, भी खेती करते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। लो सब्सटेंस फार्मिंग, मीडियम मिक्स फार्मिंग, हाई इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल फार्मिंग, बड़े लेवल पे होना चाहिए। लो तरीके से मतलब हम कम टाइम यूज़ हो जाए और एक ही जगह पर हम 2 या 3 या उससे ज़्यादा खेती कर सकें। तो अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो हमें ग्रोथ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। हमारे पास कुछ सिंबल्स की फॉर्म में हम इसके नाम पता ही है। एन मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, के मीन्स पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फ़र। ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। और माइक्रो मीन्स कम क्वांटिटी में जो हमें चाहिए हो, जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनियम एंड क्लोरीन, ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स यानी जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से ऑर्गेनिक मैटर तरीके से यूज़ किया जा सके। इम्प्रूव सॉयल टेक्सचर एंड वाटर रिटेंशन, जो मिट्टी को सही करे, उसके टेक्सचर को सही करे और पानी को रोके, क्योंकि पानी को रोकना भी फसल के अंदर ज़रूरी होता है। रिटेंशन मीन्स रोकना। टाइप्स ऑफ मैन्योर, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। कंपोस्ट एंड देन ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाए, ग्रीन मैन्योर मतलब जो ग्रीन प्लांट्स की हेल्प से लिया जाए, और यार्ड मैन्योर मतलब एनिमल डंग, जैसे काउ डंग हो गया, ये भी हम फसलों में यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स, अब देन फर्टिलाइज़र्स मतलब जो हमारे केमिकल्स
केमिकल्स आ जाएंगे उसके अंदर। केमिकल सब्सटेंसेस रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड क्विक न्यूट्रिएंट्स बट मे हार्म सॉयल इफ़ ओवर यूज्ड। हम न्यूट्रिएंट तो मिल जाएगा उसे, पर वो हमारी सॉयल को नुकसान पहुंचाता है अगर उसका ओवर यूज़ किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इरिगेशन, यानी फसलों को पानी देना प्रॉपर टाइम में। ये नहीं कि भाई एक बार तो पूरा भर के दे दिया उसके बाद दिया नहीं, नहीं, सप्लाई करना वाटर को फसलों तक प्रॉपर टाइम में, उसी को हम इरिगेशन मेथड कहते हैं। सोर्सेज क्या क्या हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, टैंक्स, डैम्स, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन, ये हमने ऑलरेडी 6, 7, 8 क्लासेस में कवर अप किया हुआ है। स्प्रिंकल सिस्टम मतलब होता है छिड़काव करना, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर छिड़काव कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन भी इसी तरीके से होता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही जगह पर लगातार 2 फसलें उगाना, वीट प्लस ग्राम। इंटरक्रॉपिंग मतलब अल्टरनेटिव रोज में अलग अलग फसलें उगाना, जैसे मेज़ और सोयाबीन को अलग अलग उगाया जाता है और अल्टरनेटिव रोज में भाई एक पहले हमने मेज़ लगा दिया, देन सोयाबीन, देन फिर मेज़, देन फिर सोयाबीन, ऐसे करके। क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप रोटेशन, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन द सेम लैंड, एक ही लैंड पर अलग अलग फसलें उगाना, वो क्रॉप रोटेशन होता है। यानी जैसे पहले 6 महीने चावल उगा दिया, फिर 6 महीने अनाज उगा दिया, इसी को हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। उसके बाद सी पार्ट आता है कि हमने प्रोडक्शन भी कर ली, मैनेजमेंट भी कर ली, अब हमें उसकी प्रोटेक्शन भी करनी है। प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? हमें पता है फसलों पर अनवांटेड अटैक्स होते हैं, वीड्स के, पेस्ट के, डिसीज़ के, तो इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? वीड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स, देखा ही होगा आपने, जगह जगह अनवांटेड प्लांट्स इजीली उग जाते हैं। पेस्ट यानी क्रॉप्स का इंसेक्ट्स के द्वारा डैमेज होना। डिसीजेज, बैक्टीरिया, फंगी और वायरस लगना। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? वीडिसाइड यानी एक ऐसा केमिकल जो वीड्स को ख़त्म कर दे। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, ये पेस्ट या डिसीजेज जितनी भी बन रही हैं उनको ख़त्म कर देता है। प्रॉपर स्टोरेज, लॉसेस को बचाने के लिए हम प्रॉपर स्टोरेज भी इसकी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, पेस्ट एंड माइक्रोब्स। जो ग्रेन्स हैं वो मॉइस्चर, नमी से, पेस्ट से, कीड़ों से, और माइक्रोब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर जैसे फंगी, बैक्टीरिया, इन सब से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेथड्स होंगे? ड्राइंग बिफोर स्टोरेज, उसको स्टोर करने से पहले सुखा दो। यूजिंग सीलोज, ग्रैनरीज, गनी बैग्स, मतलब बैग्स हम जैसे हमने बोरी हो गया और प्लास्टिक वाले बैग्स हो गए जिनमें अच्छे से स्टोर हो सके, हम उनको यूज़ कर सके। फ्यूमिगेशन टू किल पेस्ट, फ्यूमिगेशन मेथड का यूज़ करके भी पेस्ट को ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, rearing and caring of animals to obtain useful products like milk, meat, eggs, etc. रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स यानी एनिमल्स का केयर करना और उनको संभालना यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए, लाइक मिल्क, मीट, एग्स, उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। टाइप्स है, फर्स्ट है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग यानी मिल्क प्रोडक्शन होना, लाइक मिल्च एनिमल्स। कौन कौन से होते हैं मिल्च एनिमल्स? काओ, बफेलोज, ये हमारे मिल्च एनिमल्स हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल वर्क, खेती में भी हमें भैंसों की, सांड की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको क्या कहेंगे? फॉर एग्रीकल्चर बट ड्रोट एनिमल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो मिल्च एनिमल्स मैंने ऑलरेडी बता ही दिया, काउज एंड बफेलोज प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड देन यूज्ड फॉर लेबर, लेबर के लिए जो यूज़ किया जाता है या ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैटल फार्मिंग। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम उसकी? शेल्टर क्लीन होना चाहिए, उनको न्यूट्रिशियस फूड मिले, डिसीज़, बीमारियों से बच सके, और उनकी थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की मदद से। उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्मिंग, रियरिंग ऑफ बर्ड्स लाइक हैंस, डक्स, गीज फॉर एग्स एंड मीट, इनका ध्यान रखना, जैसे हैंस मुर्गियाँ होगी, डक्स हो गई, इनके एग्स और मीट के लिए इनको अच्छे से पालना। पर्पस क्या है? मोर एग या मीट प्रोडक्शन, अगर उनको अच्छे से पाला जाएगा तो अंडे ज़्यादा मिलेंगे, मीट अच्छा मिलेगा। डिसीज़ रेजिस्टेंस, जो डिसीज़ है वो लगातार रेजिस्ट रहेगी, आएगी नहीं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इनको मेंटेन करने की कॉस्ट भी क्या है? कम। पोल्ट्री ब्रीड्स आर इम्प्रूव्ड बाय क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग वही मेथड है सेम, दो अलग अलग ब्रीड्स को एक साथ क्रॉस करवा दिया जाए, उसको पोल्ट्री ब्रीड्स कहते हैं।
उसके बाद आता है फ़िश प्रोडक्शन, इसको हम पिस्सीकल्चर भी कहते हैं। 2 टाइप का होता है, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशिंग। कैप्चर फिशिंग यानी नेचुरल बॉडीज़ से हमें जो मिल रहा हो, लाइक रिवर, लेक, सी। और कल्चर फिशिंग जो हमारा अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में या कंट्रोल इन्वायरमेंट में किया जाता है, जैसे पॉन्ड्स और लेक्स में, तो उसको हम कहते हैं कल्चर फिशिंग। टाइप्स ऑफ फिश रिसोर्सेज, अब हम सोर्सेज की बात कर लें, मैराइन दैट इज़ सॉल्ट वाटर, ट्यूना, प्रोम्फेट। इनलैंड की बात करें यानी फ्रेश वाटर में कौन कौन सी मिलेंगी फिश सोर्सेज, कैटला, रोहू। तो कॉम्पोजिट फिश कल्चर, रियरिंग 5 to 6 फिश स्पीशीज इन 1 पॉन्ड, एक ही पॉन्ड में 5 से 6 टाइप की फिशेस को पालना, डिफरेंट फीडिंग जोन्स क्रिएट करके, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट फिश कल्चर। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है बी केपिंग यानी एपीकल्चर, जो मधुमक्खी होती हैं उसको कैसे हम पालते हैं। रियरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी एंड वैक्स, किस लिए पाला जाता है, वैक्स और हनी के लिए, शहद के लिए। अब इसकी स्पीशीज़ के नेम देखें तो एक होता है एपिस इंडिका, क्या है, एपिस इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। बी ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन, जो हमारे बीज, मधुमक्खी या मक्खी जो भी हैं वो हमारी पॉलिनेशन भी हेल्प करती हैं। आपने सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में सुना ही होगा, ये टॉपिक आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा, और नहीं तो 10th में भी आप करेंगे एंड फर्दर भी करेंगे अगर आप बायो लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो सुटेबल लोकेशन, फ्लावर्स ओनली, बी बॉक्सेस, प्रॉपर केयर एंड हैंडलिंग, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो इसकी ज़रूरत हो। यहाँ पर आपका ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। 5 मार्क्स का ये चैप्टर रहता है 9th क्लास में, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। गेनिंग चैप्टर है, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।